मॉर्निंग एवरीवन। राजस्थान की अफवाह प्रणाली के पार्ट 1 में हमने बात करी थी राजस्थान की अफवाह प्रणालियों के सामान्य परिचय और उसके बाद अरब सागर की ओर बहने वाली जो राजस्थान की नदियां हैं उनके बारे में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जाने वाली जो नदियां हैं राजस्थान की, जिनका जल बंगाल की खाड़ी तक जाता है, उनके बारे में। इस मानचित्र में मैंने बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाने वाली नदियों को दर्शाया है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी जो है, इसको कुछ नाम दिए गए हैं। इसका नामकरण चर्मणवती और इसे कामधेनु नदी भी कहा जाता है। ये जो यहाँ पर चंबल नदी जो है, ये इस प्रकार से बह रही है, अपने जल को लेकर जा रही है। और चंबल नदी जो है, इसका उद्गम स्थल जो है वो यहाँ पर एमपी में महू की जनापाव पहाड़ियों में स्थित है इसका उद्गम स्थल। और यहाँ से ये प्रवाहित होती हुई चौरासीगढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है और इस प्रकार से ये आगे होते हुए यूपी के इटावा नामक स्थान के पास ये यमुना नदी में मिलती है। अगर चंबल नदी की हम कुल लंबाई की बात करें तो चंबल नदी की कुल लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है, जिसमें कि राजस्थान के अंतर्गत ये 135 किलोमीटर लंबी है। अगर हम इस अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसकी दृष्टि से इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 19,500 वर्ग किलोमीटर है। इसके ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे चंबल नदी में भैंसरोलगढ़ के पास जहाँ पर इसमें बामनी नदी मिलती है, वहां पर चूलिया जलप्रपात बनता है। और चूलिया जलप्रपात जो है वो 18 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसके बाद अगर हम देखें तो चंबल नदी पे कुछ बांधों का निर्माण किया गया है, जिसमें एमपी में ही इसमें गांधी सागर बांध, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में इसके ऊपर राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज एवं जवाहर सागर के बांध जो है वो कोटा जिले में इसके ऊपर बनाए गए हैं। और चंबल नदी जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है। और इसका जो प्रवाह अपाह क्षेत्र है इस तरफ पूर्वी राजस्थान की ओर, वो बीहड़ और जो उत्खात भूमि वाला है उस तरह का इसका यहाँ पर अपाह क्षेत्र है। और चंबल नदी जो है वो राजस्थान और एमपी के बीच काफी लंबाई में अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करती है, लगभग 241 किलोमीटर। और ये नहीं कि ये सिर्फ एमपी और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की ही नहीं, बल्कि राजस्थान के कुछ जिलों के बीच भी सीमा का निर्माण करती है। यहाँ पर ये कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए आगे कोटा और सवाई माधोपुर के बीच सीमा बनाती है, और फिर आगे ये एमपी और राजस्थान के बीच सीमा बनाते हुए आगे जाकर के यूपी में ये यमुना नदी के अंतर्गत मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं बनास नदी की। बनास नदी जो है उसको भी कुछ नामकरण दिए गए हैं। बनास नदी को वन की आशा और वशिष्ठी कहा जाता है। और बनास नदी जो है, इधर आप देखेंगे यहाँ पर ये राजसंबंध के कुंभलगढ़ में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती हुई और लगभग 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 480 किलोमीटर की बहती हुई सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर ये चंबल नदी में मिलती है। और अगर कुल लंबाई की दृष्टि से देखें तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी है। बनास नदी जो है इसके ऊपर यहाँ पर जहाँ पर इसमें बनास, बेड़ज और मैनाल नदियों का संगम स्थल है, जो कि त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। और ये त्रिवेणी संगम जो है वो बिंगोद और मांडलगढ़ के बीच में स्थित है।
और बनास नदी जो है इसके ऊपर टोडा राय सिंह के पास बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि बीसलपुर बांध जो है वो बहुत उस आसपास के क्षेत्रों में उससे सिंचाई हेतु और पीने हेतु जल जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें बनास नदी के बाद हम बात करते हैं बेड़ज की। बेड़ज जो है वो बनास नदी की ही सहायक नदी है और बनास की बेड़ज के अलावा मैनाल, कोठारी, खारी, बांडी, मानसी, मोरेल, नूह ये सारी जो है ये बनास नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम देखते हैं इसमें बेड़ज नदी। बेड़ज नदी जो है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और गोगुंदा पहाड़ियों के पास से निकलने के बाद 190 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और बिंगोद के पास ये अपना जल जो है वो बनास नदी में मिलाती है, बनास नदी में ये मिलती है। बेड़ज नदी के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि बेड़ज नदी जो है वो अपने उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक आयड़ नदी कहलाती है और उदय सागर झील के आगे इसका नाम जो है वो बेड़ज नदी पड़ता है। ये इसके बाद इसकी सहायक नदियां जो है वो यहाँ पर गंभीरी, वामन, गुजरी जो है वो बेड़ज नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद आती है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी जो है उसका जो उद्गम स्थल है वो एमपी में है। एमपी के जावत पहाड़ियों से वो निकलती है और चित्तौड़गढ़ में उसका, राजस्थान में उसका वह क्षेत्र जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। आगे जाकर के ये बेड़ज में होती हुई बनास नदी तक अपने जल को लेके जाती है। फिर आती है कोठारी नदी। कोठारी नदी जो है इसका उद्गम स्थल उदयपुर की देवेर की जो पहाड़ियां हैं यहाँ से निकलती हुई ये आगे चल करके ये 145 किलोमीटर प्रवाहित होती है और फिर बनास नदी में मिलती है। कोठारी नदी के ऊपर ही मेजा बांध बनाया गया है जो कि भीलवाड़ा जिले में पेयजल और सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाता है। इसके बाद आती है पार्वती नदी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है वहां से पार्वती नदी निकलती है और कोटा जिले में, राजस्थान के कोटा जिले में करियाहट नामक स्थान पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है और आगे चल करके फिर ये चंबल नदी में मिलती है। ये जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है यहाँ पे जो ये नदियां प्रवाहित हो रही है जिसमें कि आहू, कालीसिंध, परवन, पार्वती, बामनी, कुराल ये सारी जो है ये चंबल की ही सहायक नदियां हैं। पार्वती नदी जो है इसकी सहायक नदियों में अंधेरी, रेतरी, अहेली, पुल शामिल है। इसके बाद आती है खारी नदी। खारी नदी जो है वो उदयपुर के बिजराव गांव से निकलती है और 80 किलोमीटर तक बहने के बाद वो अजमेर की देवली के पास बनास नदी में मिलती है। फिर है काली सिंध। काली सिंध नदी यहाँ देखेंगे तो इसका उद्गम स्थल भी एमपी राज्य में है। एमपी में ये देवास के पास बागली गांव से निकलती है और इधर झालावाड़ में राजस्थान में प्रवेश करती हुई आगे जाकर के ननेरा के पास ये जो चंबल नदी है इसमें मिलती है। और काली सिंध की सहायक नदियां आहू, परवन, निवाज आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं हम बाण गंगा की। बाण गंगा जो है इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है और बाण गंगा जो है उसका उद्गम स्थल जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और फिर ये आगे जाकर के आगरा में की फतेहाबाद स्थान पे ये आगे जाकर के मिलती है चंबल में और फिर यमुना में इसका जल जाता है। और बाण गंगा नदी जो है इसके ऊपर रामगढ़ बांध बनाया गया है जो कि उदयपुर की जामवा रामगढ़ क्षेत्र में स्थित है और रामगढ़ बांध के द्वारा जयपुर में पेयजल और सिंचाई हेतु जल जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। बाण गंगा जो है इसकी लंबाई लगभग 380 किलोमीटर है। इसके साथ बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां थोड़ी होती हैं जिसमें हमने बात करी चंबल नदी की, बनास की, बेड़ज की, गंभीरी, कोठारी, पार्वती, खारी, काली सिंध
बाणगंगा, और ये बाकी इसकी जो है वो उनकी इन सबकी सहायक नदियां हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं उनके बारे में। राजस्थान के कुल अपवाह प्रणाली का 60.2% भाग जो है वो इन आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के अंतर्गत आता है। और आंतरिक प्रवाह वाली नदियों से तात्पर्य ये है कि वो नदियाँ जो किसी स्थान से उद्गम होने के बाद समुद्रों तक जिनका जल नहीं पहुंच पाता, बल्कि कहीं किसी स्थलीय गड्ढे में या फिर कहीं रेत के टीबों में ही लुप्त हो जाता है, वे सभी नदियां आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के अंतर्गत आती हैं। इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं घग्गर नदी की। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है घग्गर नदी जो है वो जो प्राचीन सरस्वती नदी रही है उसके पेटी में बहती है, और इसका उद्गम स्थल जो है वो यहाँ पर शिवालिक श्रेणियों में शिमला के कालका नामक स्थान पर है। यहाँ से ये इसका उद्गम होता है और यहाँ से ये लगभग 465 किलोमीटर बहती हुई आती है राजस्थान में। ये हनुमानगढ़ की भटनेर तहसील में प्रवेश करती है, और यहीं पर आगे हनुमानगढ़ के जो रेतीले भाग जो है वहाँ पर ये खत्म हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि घग्गर नदी में प्राचीन समय में जब कभी वर्षा के कारण वर्षा अच्छी होती थी, उस समय में जब इसमें पानी पानी का स्तर अच्छा बढ़ जाता था, तब इसका पानी जो है वो यहाँ पर फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाया करता था। घग्गर नदी का जो तल है उसको नाली के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरी आती है कांतली नदी। कांतली नदी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो है ये सीकर जिले में खंडेला पहाड़ियां जो है वहां से निकलती है और लगभग 100 किलोमीटर बहती हुई चूरू में लुप्त हो जाती है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो सीकर, झुंझुनू और चूरू में है, जबकि घग्गर नदी जो है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। अब आती है साबी नदी। साबी नदी अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलती है और आगे ये अलवर की बहरोड, उसके बहरोड, किशनगढ़ बास आदि तहसीलों से होती हुई हरियाणा में प्रवेश कर जाती है और हरियाणा में पटौदी के आगे ये लुप्त हो जाती है। इसके बाद है कांकने नदी। कांकने नदी जो है वो जैसलमेर में, यहाँ पर जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर कोटरी नामक गांव से इसका उद्गम स्थल इसका उद्गम होता है और वहां से ये कुछ किलोमीटर बहती हुई इसका जो पानी है वो भुज झील का निर्माण करता है। ये भी पूरी तरह से वर्षा के ऊपर निर्भर नदी है और जब कभी वर्षा अच्छी होती है यहाँ पर इस क्षेत्र में और इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है। इसके बाद है मंथा और रूपनगढ़ नदियाँ। ये रूपनगढ़ जो है ये अजमेर जिले से निकलती है और सांभर झील में गिरती है। यहाँ पर मंथा जो है वो जयपुर जिले से निकलती है और अपने जल को वो भी सांभर झील तक लाती है। इस प्रकार ये जो नदियां हैं घग्गर, कांतली, साबी, काकने, मंथा और रूपनगढ़, ये सारी जो नदियां हैं ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, अर्थात ये वे नदियां हैं जिनका उद्गम होने के बाद ये अपने जल को समुद्रों तक नहीं लेके जाती बल्कि किसी छोटी झीलों में या किसी स्थानीय भाग में या रेत के टीबों में ही ये नदियां लुप्त हो जाती। इस प्रकार राजस्थान की जो अपवाह प्रणाली है इसमें राजस्थान में बहने वाली जो नदियां हैं उनको हमने 3 भागों में पढ़ा। पहला ए पार्ट उसका जो है जो नदियां अपने जल को अरब सागर तक लेके जाती हैं और दूसरा आती है जो नदियां अपने जल को बंगाल की खाड़ी तक लेके जाती हैं और तीसरा भाग वो नदियां आती हैं जो कि ना तो अपने जल को अरब सागर में लेके जाती हैं और ना ही बंगाल की खाड़ी में, बल्कि वे आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं और उनका जल जो है वो किसी स्थलीय भाग पर ही या रेत के टीबों में या स्थलीय गड्ढों में या झीलों तक में जाकर के वे अपना जल वहां तक लेके जाती हैं और वहीं पे वो लुप्त हो जाती हैं या तो। और ये जो
आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, ये मुख्य रूप से वर्षा के ऊपर निर्भर नदियां हैं। जब वर्षा अच्छी आती है तो इनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है, और जिन वर्षों में वर्षा की कमी आती है तो उस समय ये लगभग सूखी सी अवस्था में रहती है। इस प्रकार हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की अपवाह प्रणाली, वो पूरा होता है। थैंक यू।